नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गीतांजलि विद्यालय में मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विशेषण। अगली बार हमने व्याकरण में संज्ञा एवं सर्वनाम का अभ्यास किया। आज हम विशेषण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हमें विशेषण की परिभाषा समझनी है। तो आप ध्यान से परिभाषा को समझने की कोशिश करें। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों हम पढ़ चुके हैं। आगे संज्ञा और सर्वनाम आगे पढ़ चुके हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम, और संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम दोनों की कुछ विशेषता दर्शाए ऐसा कोई शब्द हो तो उसे विशेषण कहते हैं। मान लो कि मैं एक वाक्य लिखता हूं। एक वाक्य लिखता हूं, उदाहरण के तौर पर वाक्य है उनका कर्ण मधुर है। अब देखो, एक कंठ है, संज्ञा क्या है? संज्ञा। कंठ मतलब गला, कंठ मतलब गला। जब कोई व्यक्ति अच्छा गाता है तो हम कहते हैं कि उनका कंठ अच्छा है। जब उनका कंठ है, कंठ तो सबको है, उनका कंठ कैसे विशेषता दर्शाई है? विशेषता क्या है? उनका कंठ मधुर है। क्या है? मधुर। तो ये मधुर क्या हुआ? ये विशेषण है। मधुर क्या है? ये विशेषण। उनका कंठ मधुर है। एक और शब्द लेंगे हम, देखिए, वह बहादुर है। और एक शब्द लेंगे, मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने थोड़ा पानी पिया। अब देखो, पानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, एक संज्ञा है। तो मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया, तो पानी पिया ये भी एक वाक्य है। मैंने पानी, लेकिन कितना पिया? पानी की विशेषता दर्शाता है। कितना पिया? तो थोड़ा पिया, तो वो थोड़ा है, वो विशेषण बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, फिर से जो शब्द ए और ए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है या सूचित करता है उसे विशेषण कहते हैं। तो समझ में आ गया विशेषण किसे कहते हैं। अब विद्यार्थी को हम कुछ और उदाहरण की बातें करेंगे। अवंती एक हंसमुख व्यक्ति था। हंसमुख व्यक्ति था। हंसमुख विशेषता, व्यक्ति की विशेषता कैसा था? तो हंसमुख। तो हंसमुख, उसका कंठ मधुर है, तो मधुर। मैंने थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा। तो ये सभी शब्द विशेषता दर्शाता है, मतलब ये विशेषण है। अब विशेषण के प्रकार, उनके 4 प्रकार है, मतलब कि भेद। विशेषण के 4 प्रकार है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विद्यार्थी मित्रों, पहले हमने उदाहरण के सहित परिभाषा समझी, व्याख्या समझी विशेषण के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं? तो
अब हम विशेषण के चारों प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो कौन कौन से चार प्रकार? फिर से गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, अब हम पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा, स्थान, काल, रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में हमें क्या क्या कौन से विशेषण आते हैं? ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम को बदले शब्द आता है, उसे विशेषण कहते हैं, ये हमने जाना। लेकिन वो शब्द कैसा हो, वो शब्द हमें क्या बोध कराता हो? तो वो शब्द हमें किसी का गुण बताता हो, आकार बताता हो, प्रकार बताता हो, उसका रंग बताता हो, उसका रूप बताता हो। ऐसे कौन से जो हमें उनकी विशेषता दर्शाता हो, वो सभी गुणवाचक विशेषण है। मान लो कि यहाँ लेंगे एक बार एक शब्द हमें लेंगे कि अच्छा रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है, तो रमेश संज्ञा है और उसका विशेषण रमेश लड़का तो है लेकिन अच्छा है, तो ये विशेषण क्या है? विशेषण। पर क्या दर्शाता है हमें? अच्छा, तो उनका गुण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रमेश का गुण, रमेश का गुण दर्शाता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। रमेश की अच्छाई का हमें परिचय कराता है ये शब्द, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। और कुछ शब्द है सुडोल, गोरा, लंबा, बुरा। अच्छा, ये सब व्यक्ति के गुण दर्शाते हैं। तो गुण दर्शाते हैं भला, पापी, दानी, किसी की दशा परिस्थिति दर्शाए। ऐसा कोई शब्द हो, गरीब, दुबला, दुखी। कोई आकार दर्शाता है, गोल, लंबचौरस, चौरस। कोई काल दर्शाता हो, नया, पुराना। कोई स्थान, ऊंचा, नीचा, भीतरी, बाहरी। कोई रंग दर्शाता, काला, गोरा, सफेद। तो ऐसा काल, रंग, आकार, प्रकार, गुण, दोष, ऐसे कई भी शब्द आते हो तो ये दर्शाता हो, ऐसे सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण हैं। समझ में आ गया? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण इसे कहते हैं जिस संज्ञा सर्वनाम से हमें किसी का गुण, दोष, स्थिति, काल, आकार, रंग, स्वभाव का परिचय होता हो, ऐसा कोई शब्द हो, विशेषण के रूप में उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण। दूसरा शब्द है संख्या, दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जिसमें संख्या निश्चित हो और अनिश्चित कोई संख्या निश्चित न हो। सबसे पहले उसमें हम संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा समझें, व्याख्या। जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या बताए? संख्या बताए। किसकी संख्या बताए? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताए। ऐसे विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे, जैसे 5 उंगलियां, तो 5 उंगली की संख्या, उंगली
की संख्या, 4 लड़के। तो एक वाक्य में उदाहरण के तौर पर लिखता हूं, संख्यावाचक विशेषण का 2 वाक्य में लिखता हूं। पहला वाक्य में लिखता हूं, चार लड़के खेल रहे, 4 लड़के खेल रहे, ये वाक्य। और एक दूसरा वाक्य लिखता हूं। दूसरा वाक्य कि मैंने थोड़ा पानी पिया। मैंने थोड़ा पानी पिया। देखो ये दोनों 4 लड़के, लड़का जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो उसका विशेषण 4 लड़के खेल रहे, कितने लड़के खेल रहे? 4, तो ये विशेषण निश्चित संख्या है। तो संख्यावाचक के 2 प्रकार है, निश्चय और अनिश्चित। तो निश्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है 4, 5, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता हो जो विशेषण में, ऐसे विशेषण निश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक विशेषण, जिसमें हमें चौक्कस संख्या का बोध नहीं होता, चौक्कस संख्या का बोध नहीं होता। या हमें 4 चौक्कस संख्या का बोध मिलता है। लेकिन मैंने थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा पानी, मैंने थोड़ा पानी पिया, तो थोड़ा कौन लीटर पिया, आधा लीटर पिया, पाव लीटर पिया, यह हमें निश्चित को संख्या नहीं दे सकता। इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण में वो निश्चित संख्यावाचक, और जिस विशेषण में संख्या का स्पष्ट बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक 2 विशेषणों के बारे में पता चला। तो संख्यावाचक का दोनों प्रकार है। इसी तरह और भी उदाहरण ले सकते, 7 दिन, 5, जिसमें 5 उंगलियां, 7 दिन, 4 लड़के, 12 साल, 15 दिन, ऐसे कई और उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें जिस विशेषण में संख्या का स्पष्ट बोध होता है उसे निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और जिस विशेषण में संख्या का कोई निश्चित बोध नहीं मिलता उसे अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक संख्या विशेषण की हमने बात की, लेकिन उनमें भी 5 ऐसे भेद आते हैं निश्चयवाचक विशेषण में, जैसे कि गणनावाचक, जिसे हम गिन सकते हो, क्रमवाचक, जो हम क्रम दे सकते हैं, आवृत्तिवाचक, जिसमें आवृत्ति दर्शाता है, समुदायवाचक, जो समूह का बोध कराता है, और प्रत्येकवाचक, जो प्रत्येक के गिनती दर्शाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे 5 प्रकार निश्चयवाचक विशेषण के हो, जो भी संख्यावाचक विशेषण का प्रकार निश्चयवाचक विशेषण, और निश्चयवाचक विशेषण का 5 प्रकार गणनावाचक, क्रमवाचक। जैसे कि गणनावाचक में 2 प्रकार है, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो 1, 4, 10, 9, 12, 15, ऐसे जो 15 ऐसे जो संख्या पूर्णांक बोधक संख्या होती है, वो गणनावाचक विशेषण में उनका समावेश होता है। अपूर्ण बोधक में इसमें आधा,
पौना, जो पूर्ण संख्या न दर्शाता हो, पूर्ण संख्या न दर्शाता हो, ऐसे जो भी विशेषण वाले शब्द होते हैं वो अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, जो संख्यावाचक का दो प्रकार, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के 5 प्रकार, गणनावाचक और अब बात करने वाले क्रमवाचक विशेषण, जैसे कि पहला, दूसरा, पांचवा। मान लो कि कोई आज कक्षा में परीक्षा में सारे कक्षा में मेरा दूसरा नंबर आया, तो दूसरा पहला क्रम जिसे दर्शाता हो उसे क्रमवाचक कहते हैं। कोई ऐसी संज्ञा विशेषण हो, संज्ञा का जो शब्द विशेषण के रूप में बताता हो और क्रम दर्शाता हो तो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसा जो आवृत्ति दर्शाते हो, ऐसे कोई शब्द आते हैं तो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। समुदायवाचक, जो समूह दर्शाते हो, संख्या के रूप में समूह। मान 5 लड़के, 7 बहनें, 3 भाइयों, 8 विद्यार्थी, तो ऐसे समूहवाचक संख्या दर्शाता हो उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं आखिर प्रत्येक वाचक विशेषण, जो संख्यावाचक का निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक विशेषण का 5वां प्रकार है प्रत्येकवाचक विशेषण। तो प्रत्येकवाचक में हर एक, हर रोज, हर पल, प्रतिदिन, तो ऐसे जो प्रत्येक का सूचक होता है, ऐसा कोई विशेषण हो उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण समझे, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के 5 प्रकार, इनमें से गणनावाचक के पूर्णांक और अपूर्णांक विशेषण। अब बात करते हैं परिमाणवाचक, जो विशेषण का तीसरा प्रकार है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण संख्या का परिमाण मतलब वजन, तौल, माप जो दर्शाता हो, जानकारी देता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा का विशेषण क्या दर्शाता हो? परिमाण, माप दर्शाता हो, परिमाण दर्शाता हो और उसका तौल दर्शाता हो, उसे वजन दर्शाता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेंगे, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, 2 लीटर पेट्रोल। तो इसका मतलब है कि मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो 5 मीटर क्या कितना? 5। तो ये 5 अगर वाक्य संख्यावाचक में लेंगे, लेकिन यहाँ बोल किसका है? माप का बोल दर्शाता है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण नहीं बनता है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण बनता है। आपको लगेगा कि संख्यावाचक 5 की संख्या दर्शाता है, नहीं, यहाँ बोल किसका कराता है? मीटर का मतलब माप का। थोड़ा दूर, तो थोड़ा आपको लगेगा आपने कहा कि अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है, नहीं, यहाँ दूर, मैंने थोड़ा दूर दिया, तो यहाँ थोड़ा जो उसका माप दर्शाता है। इसी तरह 2 किलो शक्कर, तो 2 किलो शक्कर,
तो 2 है, वो संख्यावाचक नहीं है, पर 2 किलो शक्कर चाहिए। दुकानदार ने मुझे 2 किलो शक्कर दी, तो 2 किलो, किलो जो 2 है वो किलो का बोझ कराता है, मतलब तौल का बोझ कराता है। तो ऐसे जो विशेषण आते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जो विशेषण संख्या का परिमाण दर्शाता हो, यानी कि वजन, तौल, माप दर्शाता हो और उनकी जानकारी देता हो, ऐसे विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आखिरी जो विशेषण है हमारा सार्वनामिक विशेषण, इसकी बात करेंगे। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले विशेषण क्या है? संज्ञा से पहले। जैसे वह पेड़ आम का है, वह पेड़ आम का है। तो देखो संज्ञा परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा के पहले, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। सर्वनाम है जो विशेषता बताता है, तो वह पेड़ आम का है, वह पेड़ आम का है। तो वह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन वो क्या दर्शाता है? आम की विशेषता दर्शाता है, पेड़ की विशेषता दर्शाता, आम के पेड़ की विशेषता दर्शाता है। पेड़ आम का है, पेड़ आम का है, कौन सा पेड़ आम का है? तो वह पेड़, तो उसकी विशेषता दर्शाएगी, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। एक और उदाहरण, मेरा घर पास में ही है, मेरा घर पास में ही है। तो यहां मेरा जो संज्ञा घर की है उससे पहले सर्वनाम आता है। जो संज्ञा के पहले सर्वनाम आता हो और वो सर्वनाम विशेषता दर्शाता हो तो सार्वनामिक विशेषण बनता है। तो मेरा, तो घर पास में ही, बराबर, घर पास में, लेकिन इसमें हमें किसी की विशेषता नहीं दर्शाती। लेकिन मैं कहता हूं मेरा घर पास में है, तो घर की विशेषता, कौन सा, किसका घर है? तो मेरा घर। घर पास में ये कहेंगे तो पता नहीं चलेगा, उसकी विशेषता नहीं दर्शाएगी, घर पास में पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा घर पास में है तो मेरा वो सार्वनामिक विशेषण है। आपकी पुस्तक मेज पर है। अब पुस्तक तो कितनी भी मेज पर होती है, मेरी होती है, आपकी भी होती है, लेकिन आपकी पुस्तक, जो पुस्तक है वो संज्ञा है और आपकी वो सर्वनाम है, तो आपके पुस्तक की वो विशेषता दर्शाता है। जो सर्वनाम है वो पुस्तक की विशेषता दर्शाता है, इसलिए आपकी सार्वनामिक विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने विशेषण, हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। विशेषण की संज्ञा, विशेषण का विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, 4 प्रकार, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। और गणनावाचक के भी प्रकार, पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक। अब मित्रों, विशेषण के बारे में तो हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही ली। अब हम बात करते हैं कि विशेषण बनाने के कुछ नियम, विशेषण कैसे बनते हैं। अब उसकी बात करेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि विशेषण की नियम क्या होते हैं, विशेषण कैसे बनते हैं।
विशेषण बनाने के कुछ नियम। विशेषण बनाने के कुछ नियम कौन कौन से नियम है? तो पहला नियम है एक प्रत्यय लगाने से बनने वाले विशेषण। कौन सा प्रत्यय लगता है? एक प्रत्यय। प्रत्यय जो संज्ञा के बदले जो विशेषण होता है उस विशेषण के वो पीछे जो वर्ड अक्षर लगते हैं उसे शब्द लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। मान तो पहला है शब्द है नगर, तो नागरिक बोलेगा। शब्द क्या बोलेगा? नागरिक। नगर नगर प्लस एक नागरिक, तो विशेषण बनेगा नागरिक। ऐसे और एक शब्द हम लेते हैं स्थान प्लस एक, स्थान प्लस एक, तो स्थान। ऐसे कई और शब्द बनते हैं। सामयिक, समय प्लस एक, सामयिक। व्यवहार तो व्यवहारिक, स्वभाव तो स्वाभाविक, प्रथम तो प्राथमिक, न्याय तो न्यायिक, हृदय तो हृदय, हार्दिक, प्रदेश तो प्रादेशिक, समाज तो सामाजिक, संविधान तो संवैधानिक, परिवार तो पारिवारिक। मैंने यहाँ सिर्फ दो लिखे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन जो बोले ऐसे कई और शब्द एक प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते। नागरिक, स्थानिक, संवैधानिक, प्रादेशिक, हार्दिक, ये सभी विशेषण है। जो संख्या है नगर उसका नागरिक, नगर संख्या है तो उसका नागरिक, ऐसे विशेषण बनते। दूसरा प्रत्यय है इला। कौन सा प्रत्यय है? इला। तो इला से हमें शब्द लेंगे रंग, शब्द लेंगे रंग। इला प्रत्यय लगाने से रंगीला। इला प्रत्यय लगने से रंग संज्ञा का इला प्रत्यय लगने से रंगीला विशेषण बनता है। जहर, इला प्रत्यय लगाने से जहरीला। तो ऐसे और शब्द भी बनते हैं। चमक तो चमकीला, इला प्रत्यय लगा। शर्म तो शर्मीला, हठ तो हठीला, सूर तो सूरीला। तो पहले बात की एक प्रत्यय की, फिर बात की इला प्रत्यय की। अब तीसरा प्रत्यय लेंगे इत। तीसरा प्रत्यय है इत, तो उसका कुछ उदाहरण अगर लेंगे इत प्रत्यय के। लज्जा, लज्जा, लज्जा। इत प्रत्यय लगने से लज्जित। अंक, इत प्रत्यय लगने से अंकित। लज्जा, लज्जित। अंक तो अंकित। व्यथा तो व्यथित। व्यवस्था तो व्यवस्थित। पीड़ा पीड़ित। शिक्षा तो शिक्षित। प्रकाश तो प्रकाशित। विवाह तो विवाहित। संगठन तो संगठित। तो तीन प्रत्यय पढ़े। और चौथा प्रत्यय है ईय। चौथा प्रत्यय है ईय। तो कैसे शब्द बनते हैं देखते हैं। भारत, ई प्रत्यय लगने से क्या होगा? भारतीय, भारतीय। और राष्ट्र, पर्वत, प्रांत, कई शब्द ले सकते हैं। प्रांत, ई प्रत्यय लगने से प्रांतीय। प्रांत तो प्रांतीय।
और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्वर्ग, तो ये प्रत्यय लगने से स्वर्गीय, पर्वतीय, राष्ट्रीय, ये प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उसे भारतीय, प्रांतीय जैसे विशेषण बनते हैं। और आखिरी प्रत्यय है ह्रस्व दीर्घ। कौन सा प्रत्यय है? पांचवा दीर्घ। जैसे कि हठ, तो हठी, हठ प्लस टी बराबर हठ, तो हठी। और भी शब्द जिद, तो जिद्दी। हठ को हठी की प्रत्यय लगने से जिद, ए लगने से जिद्दी। निवास, ई लगने से निवासी। मेहनत, मेहनती। संसार, संसारी। दुख, तो दुखी। संयम, तो संयमी। आलस, तो आलसी। सुख, तो सुखी। परिश्रम, तो परिश्रमी। अनुभव, तो अनुभवी। विवेक, तो विवेकी। संतोष, तो संतोष। तो ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। 5 प्रत्यय से विशेषण बनते हैं। विशेषण कैसे बनते हैं, उनके कौन से नियम है? ये 5 प्रत्यय लगने से जो संज्ञा है, संज्ञा हो, उस संज्ञा को ये प्रत्यय लगाने से विशेषण बनता है। नगर एक संज्ञा है, एक प्रत्यय लगाने से नागरिक विशेषण शब्द बना। यहाँ एक लज्जा, लज्जा भाववाचक, गुणवाचक विशेषण है और एक प्रत्यय लगाने से लज्जित विशेषण बनता है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह प्रत्यय लगने से भारतीय नाम का विशेषण बनता है। इरा, तो रंग, रंग एक जातिवाचक संज्ञा है, इरा प्रत्यय लगने से रंगीला शब्द विशेषण बनता है। जिद, जिद एक संज्ञा है, ई प्रत्यय लगने से जिद्दी विशेषण बनता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण में विशेषण नाम के प्रकरण को हमने पढ़ा। आशा रखता हूं विद्यार्थी मित्रों आपको हिंदी व्याकरण के इस प्रकरण में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमारे वीडियो देखते हो, वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट लिखकर हमें जानकारी दे सकते हो। अगर कोई आपको प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के बारे में कमेंट करके उसके बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं। स्कूल में आकर भी आप अपना प्रश्न सॉल्व करा सकते हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप चौकस कांटेक्ट करते रहना। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पीरियड को यहाँ समाप्त करते हैं। अगली बार हम जब मिलेंगे तब कुछ और सब्जेक्ट प्रकरण के साथ आगे की पढ़ाई करेंगे। आज हम लेसन में जितना भी मैंने जो आज लिखाया है, विशेषण की परिभाषा, उनके प्रकार और विशेषण बनाने के नियम, साथ ही इतना सारा लिख लेना है, सब कुछ लिख लेना है। लिखने के बाद प्रत्येक जो प्रत्यय है उस प्रत्यय के 5-5 और विशेषण अपने हाथों से अपनी तरह आपको लिखना है। 5 प्रत्यय के 5-5 विशेषण लेसन में होमवर्क के रूप में लिखना है। ये सभी तो लिखना है, लेकिन इसके अलावा और 5-5 विशेषण आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अपने इस सर को जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।